So let's understand section number 17 which is related to fraud. एंड जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग हमारे इस स्पेशल सीरीज में कवर अप कर रहे हैं यूनिट 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ सेक्शन विच इज रिलेटेड टू कंसेंट एंड फ्री कंसेंट। ऑलरेडी अभी तक हमने कवर अप कर लिया है फ्री कंसेंट क्या होता है, सेक्शन नंबर 14, कोएर्शन सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किया है, बट ये भी डिस्कस किया है कि आपको पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे प्रोविजंस को मेंशन करना है, कहाँ सेक्शन नंबर मेंशन करना है, एंड जिससे कि आपका जो स्कोर रहेगा वो 5 on 5 आएगा, क्योंकि ये जो यूनिट है यहाँ से केस स्टडी आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। एंड यहाँ पे आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि केस स्टडी का प्रेजेंटेशन कैसे होता है। So if you haven't watched the earlier videos yet and आपको उनके कॉन्सेप्ट में भी अगर कोई परेशानी है तो आप श्योरली जाके देख सकते हो। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज इन वीडियोस को देखने के बाद आप श्योरली लॉ में एग्जामिनेशन को एम कर सकते हो एंड सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओगे। ओके, सो नाउ सबसे पहले तो भाई क्या है फ्रॉड? अ पर्सन हैज गिवन अ फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाट इज फ्रॉड? एक पर्सन ने दूसरे बंदे को फॉल्स स्टेटमेंट दिया है एंड इंड्यूस किया है एक इंटेंशन के साथ कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आए। ओके, दिस इज नोन एज फ्रॉड। नाउ व्हाट डेफिनेशन से? Fraud means act done by a party or with his connivance or by his agent with the intention to deceive the other party or induce him to enter the contract. See, यहाँ पे दो ही important चीजें mention है। सबसे पहले तो intention ही खराब होनी चाहिए, वो बोलते हैं ना नीयत में ही खोट है। ओके, सो दैट इज रिलेटेड टू फ्रॉड। ओके, तो पहला क्या है? विद द इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, सामने वाले पार्टी को धोखा देने के हिसाब से आपने कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसको, एंड दूसरा उन फॉल्स स्टेटमेंट्स के वजह से ही हैव इंड्यूस्ड, मतलब ही हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो दिस इज नथिंग बट फ्रॉड। फ्रॉड कौन कौन कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉड इज डन बाय अ पार्टी और विथ हिज कॉन्निवेंस, यानी कि उसके सहमति के साथ, और बाय हिज एजेंट। ओके, तो प्रिंसिपल एजेंट में भी अगर प्रिंसिपल की बात सुन के अगर एजेंट किसी को फॉल्स फॉर एग्जाम्पल एन एजेंट हैज sold a consignment of goods to B. A is an agent and he have sold a consignment of goods to B, saying that the goods are of superior quality. Okay, सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट है ये कह के उसने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 2000 में बेचा है, जब कि वो जो प्रोडक्ट्स थे वो कंप्लीटली डैमेज थे। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि भाई इसका इंटेंशन ही था इस आदमी को फंसाना, ठीक है, उसको 200 रुपए की चीज 2000 में बेचनी थी, इस बंदे का इंटेंशन ही गलत था। हिज इंटेंशन वॉट टू डिसीव, एंड इसने क्या किया? बड़ी बड़ी बातें करके सुपीरियर प्रोडक्ट है बोल के इस बंदे को बेच दिया हायर प्राइस में। ही हैव इंड्यूस्ड हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, देन दिस बंदा विल बी ट्रीटेड एज he is a fraudulent party, and under section number 17 this particular person जो B person है ये इसको स्यू कर सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड कर सकता है, या फिर उससे सेम परफॉर्मेंस की मांग कर सकता है जो उसने बताई थी। ठीक है, ये जो प्रोविजन है ये मैं बाद में आपको वापस से समझाऊंगी, बट आप बेसिक मतलब समझ जाइए कि डेफिनेशन क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 17 क्या बोलता है, दैट एक्ट डन बाय अ पार्टी विथ हिज कॉन्निवेंस और बाय हिज
agent. Okay, if you don't know the technical meaning of some of the words, you can write it down in your own book which you are referring, or these are the special summary notes which I have created for you guys and which are available for free. And you might get that on play store, मेरा ऐप है, डिटेल्स ऑलरेडी कैप्शन में मेंशन है. एंड अगर आप ये समरी नोट्स के थ्रू पढ़ाई करते हो तो आपकी जो रिवीजन रहेगी वो बहुत ज्यादा सॉलिड होने वाली है. एंड आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, एयर बुक से आपको लाइक रिवाइज करना है, एंड इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स को गो थ्रू करना है, एंड दैट्स इट. यू विल स्कोर द बेस्टेस्ट मार्क्स दैट यू हैव नॉट इवन एम्ड फॉर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके, नाउ अब बात करते हैं प्रोविजंस की. से जब भी कोई भी है ना फ्रॉड को लेके या फिर कोएशन को लेके, एंडू इन्फ्लुएंस को लेके कभी भी कोई केस स्टडी आ जाती है, तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए भाई डेफिनेशन का, जहां पे आप सेक्शन नंबर को मेंशन करके डेफिनेशन कर रहे हो. एंड दूसरा पॉइंट होना चाहिए कंपोनेंट्स का या फिर एसेंशियल एलिमेंट्स का. ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स का, कि भाई ये जो सेक्शन नंबर 17 है ये लगता कब है. ठीक है, तो मैंने हर बार आपको यही समझाया हुआ है कि सबसे पहले आएगा डेफिनेशन, फिर लिखेंगे आप प्रोविजन, फिर आप लिखेंगे थर्ड नंबर पे क्या करेंगे आप? एनालिसिस, मतलब फैक्ट्स ऑफ द केस. फैक्ट्स ऑफ द केस बताएंगे एंड उसका एनालिसिस देंगे, एंड लास्टली आप क्या करोगे? आप करोगे कंक्लूजन, कि हाँ भाई क्या कंक्लूजन हो सकता है, क्यों कर सकता है, नहीं कर सकता है, रिकवर कर सकता है, अमाउंट नहीं कर सकता है, व्हाटएवर. ओके, तो दिस विल बी द ओवरऑल प्रेजेंटेशन फॉर्मेट. अब ये फॉर्मेट भी आप नोट डाउन करके ले सकते हो अपने बुक में, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे आपका प्रेजेंटेशन सुपीरियर दिखने वाला है एंड आप कहीं पे भी मार्क्स लूज नहीं करोगे. ओके, सो व्हाट आर द एक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग फैक्ट? अब ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए क्या? यस यस बेटा, बिल्कुल याद होनी चाहिए ये चारों पांचों पॉइंट जो भी है, क्योंकि ये सॉलिड एलिमेंट्स है. अगर ये सभी पॉइंट्स होते हैं तभी वो केस स्टडी को बोलेंगे कि भाई ये जो केस स्टडी है ये फ्रॉड के रिलेटेड है. तो यार क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले इंक्लूड होता है मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट नोइंगली. ए ने फॉल्स स्टेटमेंट किया कि ये गुड सुपीरियर क्वालिटी के हैं नोइंगली. ठीक है, फॉर मटेरियल फैक्ट, उससे छुपाया कि जो ये क्वालिटी है वो एक्चुअली डिक्री मतलब लोअर कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है, एंड उसको झूठ बोल के फंसाया. तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट. देन मेकिंग अ प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, मतलब ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि भाई आप ये प्रोडक्ट लेके जाओ एंड आपको इस प्रोडक्ट में बिल्कुल कोई मतलब खराबी नहीं आने वाली, आप इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो. उसने प्रॉमिस किया था विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, जबकि उसको पता था कि प्रोडक्ट जो है वो लोअर कैटेगरी के है. ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है? मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट नोइंगली, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, मेकिंग अ प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म एनी एक्ट डिजाइंड टू डिसीव. धोखा देने के लिए ही ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाया गया है. एंड एनी एक्ट or omission declared fraudulent by law. This is very very important. star mark this because यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि भाई अगर हम लोग चुप बैठते हैं तो क्या वो भी फ्रॉड ट्रीट होता है, एंड इसके प्रोविजंस मैं आपको आगे समझाऊंगी. अभी के लिए आप इतना समझ के लो कि आपको जो भी कंपोनेंट्स है उसमें क्या मेंशन करना है आंसर में. अगर ये सारी चीजें यस हो जाती है तो वो आंसर हो जाता है फ्रॉड का, कि यस दिस इज अ फ्रॉड. ओके, सो फर्स्ट इज मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट नोइंगली, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, मेकिंग अ प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, एनी एक्ट डिजाइन टू डिसीव, एंड एनी एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर्ड फ्रॉडुलेंट बाय लॉ. ठीक है, अब नेक्स्ट है कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस है जो ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर लिया है, तो वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो. विच सेज व्हाट? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? False representation मतलब there must be a representation or assertion and it must be false. However, silence may also amount to fraud in certain situations. अब आया आपका जो स्टार मार्क वाला पॉइंट है वो अब आया है. तो इसके ऊपर भी बहुत सारे केस स्टडी होते हैं गाइस. इस पॉइंट को हल्के में आपको बिल्कुल नहीं लेना है कि अगर चुप बैठते हैं, डू साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड. ओके, साइलेंस सिर्फ तभी फ्रॉड कहा जाएगा व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक.
ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल कि ए ने बी के साथ क्या किया, एक प्रॉपर्टी का पेपर जो है वो लाइक उसको सेल कर रहा था। ए क्या कर रहा था, प्रॉपर्टी सेल कर रहा था बी को। एंड ए ने बताया कि भाई जो जगह है वो कितनी एकड़ है, चलो मान लो 100 एकड़ की जगह है, ठीक है। एंड ये बोलने के साथ साथ ए ने क्या किया, प्रॉपर्टी के सभी डॉक्यूमेंट्स क्या किए, बी को पकड़वा दिए कि भाई तू खुद भी चेक कर ले। लेकिन बी ने क्या किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया ही नहीं एंड ए की बात पे विश्वास करके कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। एंड जब उसने परचेज कर लिया प्रॉपर्टी, तब उसको पता चला कि भाई प्रॉपर्टी 100 एकड़ नहीं 80 एकड़ ही है। एंड बी ने ए पे केस ठोक दिया फ्रॉड के अंदर। तो क्या यहाँ पे ए से वो कुछ कॉम्पेंसेशन या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए वो कंपेंसेशन वसूल कर पाएगा, कैन ही रिकवर द अमाउंट? तो आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए यहाँ पे। दैट ए साइलेंट रहा यहाँ पे, ठीक है, उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया, लाइक उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया। बट यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे उसने साथ साथ डॉक्यूमेंट भी पकड़वा दिए थे सामने वाले आदमी को, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि दैट ए विल नॉट बी हेल्ड लाइबल बिकॉज साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले पूरा समझ लेना चाहिए था। एंड अगेन दिस इज अ एग्जाम्पल विच इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल विच कनेक्ट्स विथ मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, दिस इज एग्जाम्पल विच कनेक्ट्स विथ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, जो कि मैं आपको अगले वाले जो हमारा सेशन रहेगा उसमें मैं आपको ये समझाऊंगी एंड रिकनेक्ट करूंगी। ओके, सो क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है, एक जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे ड्यूटी टू स्पीक है ही नहीं, देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक, ओके, तो वहां पे साइलेंस विल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। बट साइलेंस कहां कहां पे फ्रॉड ट्रीट होगा, व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक एंड साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। यानी कि जहां पे बोलना चाहिए था वहां पे आप चुप बैठे हो एंड चुप रहने के वजह से सामने वाला आदमी जो है वो फंस गया है कॉन्ट्रैक्ट में आके, उसको भारी नुकसान हो गया है। तो वहां पे भी द साइलेंस विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। समझ के लो ये दोनों पॉइंट को, दीज टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक लेकिन फिर भी बंदा नहीं बोल रहा है, एंड जहां पे चुप भी रह रहा है बंदा लेकिन चुप रहना ही सामने वाले आदमी को फंसा दे रहा है, when the silence is equivalent to speech. Okay, so these are the two cases and situations where the silence will be treated as fraud. When silence will not be treated as fraud, mere silence is not fraud if there is no duty to disclose. Okay, I think कि इतना पॉइंट आपका क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगी, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो। ओके, now, statement of fact, the representation must relate to a fact and not merely an opinion. For example, दो फ्रेंड्स है, ठीक है, ए और बी दो फ्रेंड्स है। अब ए ने बी को क्या बोला कि भाई ये जो साड़ी है ना मनीष मल्होत्रा की, वो 1 लाख की है एंड वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है तेरे पे, ठीक है, ये बोला इसको। एंड अपना ओपिनियन दे दिया कि तू तेरे शादी की जो परचेसिंग है तो वो यहाँ से कर सकती है। एंड ये जो शॉप है वो मनीष मल्होत्रा का ओरिजिनल पीसेस बेचता है, ठीक है। तो बी ने इस पर इस ओपिनियन पे विश्वास करके क्या कर लिया, परचेज कर लिया। यहाँ पे इसने इसको फोर्स नहीं किया था, ए ने बी को फोर्स नहीं किया था कहीं पे भी, तो कोई वही उसी दुकान से जाके तुझे परचेज करना है, ठीक है, उसका इंटेंशन फ्रॉडुलेंट नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट अ मियर ओपिनियन, उसने बस बताया कि तो इस शॉप से खरीद सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल पीसेस मिल सकते हैं। एंड कल को जाके उस शॉप से अगर इसको फेक पीस मिल गया, यानी कि 10,000 का प्रोडक्ट था लेकिन सामने वाले ने मनीष मल्होत्रा बोल के 1 लाख में चिपका दिया, यहाँ पे बी के साथ तो फ्रॉड हो गया, बहुत ही ज्यादा गलत बात हो गई। तो क्या यहाँ पे अब ये बी बोल सकता है कि तूने मुझे ये शॉप का रेफरेंस दिया था एंड मैंने परचेज कर लिया, इसीलिए अब मैं तेरे ऊपर फ्रॉड का केस ठोक दूंगी? नहीं,
ओके, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट एंड सिर्फ ओपिनियन नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट को भी याद रखना। इसके ऊपर भी कंफ्यूज करने के लिए आईसीआई आपको केस स्टडी दे सकता है। ओके, सो ये जो भी सारे जो पॉइंट्स मैं अभी आज डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको स्टार्ट करने करके रखना चाहिए। सबसे पहले तो साइलेंस के रिलेटेड एंड सेकेंडली merely opinion के related. Okay, now let's go on to the next point, which is timing and intention. The false statement must be made before the contract and with the intention to induce the other party. Obviously, कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले ही फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए एंड उसके वजह से इंटेंशन होना चाहिए टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट। ठीक है, knowledge of falsity, yes, the statement must be made knowingly false or without belief in its truth or recklessly without caring about truth. Okay, yes, मतलब कि ये अपने जो एजेंट वाला एग्जांपल था उसमें एजेंट को पता था पूरा कि ये जो गूड्स है वो 200 रुपए का है, लेकिन फिर भी वो 2000 में चिपका रहा है। कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले ही उसने बताया था, उसका इंटेंशन गलत था, उसको पूरा नॉलेज था कि ये चीज गलत हो रही है, फिर भी उसने जानबूझ के किया और सामने वाले पार्टी को इंड्यूस किया। द अदर पार्टी मस्ट बी इंड्यूस्ड बाय द फॉल्स स्टेटमेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। Reliance and deception, the party must have relied upon the representation and must have actually been deceived. B ने actually A पे भरोसा करके उन प्रोडक्ट्स को खरीद लिया। ठीक है, the party must have suffered a loss as a result of such deception. Obviously 200 रुपए का प्रोडक्ट अगर 2000 में चिपका रहा है और उसने 100 क्वांटिटी खरीद ली है तो देखिए उसको तो नुकसान हो ही गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी सामने वाला बंदा जो है वो फ्रॉड के अंदर स्यू कर सकता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या आएगा? वॉइडेबल। व्हेन कंसेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द डिफ्रॉडेड पार्टीज। देखो, प्री कंसेंट का जो भी अपन सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं, कोएर्शन है, अंडर इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक है, तो हियर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है वो। तो अब वो क्या क्या कर सकता है? व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल ओवर हियर? The aggrieved party can cancel the contract. Rescind मतलब क्या होता है? Cancel the contract, sue for damages, insist on performance with the correction or representation. जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको जो एक्सप्लेन की थी, these are the remedies available. ठीक है, now exception, contract is not voidable if party has means to discover truth with ordinary diligence of or if fraud does not induce consent. चलो आ जाओ अपने वाले एग्जाम्पल पर। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ था? यहाँ पे सामने वाले बंदे ने लाइक उसका इंटेंशन था कि सामने वाले को क्या करे, 100 एकड़ की जमीन बोल के 80 एकड़ की जमीन चिपका दी। ठीक है, लेकिन उसने उसके साथ साथ क्या किया था? सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए थे। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बी ये आराम से जान सकता था कि भाई ये जो चीज है वो सामने वाला गलत बोल रहा है और उसको लॉस हो सकता है, लेकिन फिर भी वो नेग्लिजेंट रहा तो सफर कौन करेगा? वो खुद ही करेगा। तो वहां पे दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। यहाँ पे आपका आईसीआई ने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो आप गो थ्रू कर सकते हो। अगेन ये जो समरी नोट्स है, इससे ये पूरा टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है, तो आप श्योरली इसे एक्सेस करो बिकॉज इट्स फ्री। ओके, नाउ एग्जाम्पल 1, सेलर डज नॉट डिस्क्लोज हॉर्स डिफेक्टिव। हॉर्स वाले एग्जाम्पल ना बहुत औसम है जो आईसीआई ने दिया, बच्चे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ऐसा मेंशन हुआ है कि यहाँ पे जो सेलर है उसने बायर को हॉर्स का डिफेक्ट बताया नहीं एंड उसके साथ साथ में और एक स्टेटमेंट दिया कि देयर वाज नो ड्यूटी टू स्पीक। ओके, तो जहां पे नो ड्यूटी टू स्पीक होती है वहां पे द साइलेंस इज नॉट ट्रीटेड एज फ्रॉड एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ फ्रॉड। ठीक है, तो देखो ऐसे आपके जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो चेकिंग होंगे एग्जांपल्स के थ्रू एंड इन्हीं एग्जांपल्स में से आपको क्वेश्चन उठ के आएगा एंड आंसर कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, एग्जांपल 2, सेलर सेल्स टू डॉटर विदाउट अ डिस्क्लोजर। मटेरियल फैक्ट को कंसील किया, उसका इंटेंशन था कि सामने वाले को फंसाए एंड he have induced the daughter to enter into a contract, तो ये बिल्कुल फ्रॉड है। ठीक है, नेक्स्ट, साइलेंस टेकन एज कंफर्मेशन ऑफ फैक्ट। साइलेंस टेकन एज कंफर्मेशन ऑफ फैक्ट मतलब क्या होगा? फ्रॉड। याद करो ये प्रोविजन। ओके, रिमेंबर दिस प्रोविजन, व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच।
ठीक है, जहां पे चुप रह के भी आप बहुत कुछ बोल जाते हो, ठीक है, तो वहां पे भी इट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड। तो ये वही का एग्जाम्पल उठाया हुआ है। अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको तो यहाँ पे आपको स्टार मार्क कर लेना चाहिए। एक होता है कि आप ड्यूटी टू स्पीक है लेकिन फिर भी नहीं बोल रहे हो, लेकिन दूसरी चीज ये होती है कि कहीं कहीं पे आप इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में चुप रह के भी बहुत कुछ बोल जाते हो, तो वो भी हम फ्रॉड ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो आपको चुप भी नहीं बैठना चाहिए बहुत सारे सिचुएशंस में। ओके, सो दिस इज द थिंग, साइलेंस टेकन एज कंफर्मेशन ऑफ फैक्ट, इट इज एब्सोल्युटली fraud. And example 4, which is false statement but buyer not influenced. ठीक है, false statement दिया but buyer influence हुआ नहीं, तो फिर काहे का fraud हुआ? तो no fraud, no inducement, because there was no inducement. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो सेक्शन नंबर 17 है वो क्लियर हो चुका है। एंड अगर अभी तक अगेन अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो श्योरली करो, बिकॉज अभी तक को आपको पता चल ही गया है कि ये जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स, अलग अलग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका जो स्टडी का जो एक कोर रहेगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एंड यस, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपने अगले वीडियो में मिस रिप्रेजेंटेशन को भी कवर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू टिल आवर नेक्स्ट सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टडी वेल, and yes, you can just do it.